हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज फिर से आप सबका स्वागत है रामचरण शर्मा के बुक एनालिसिस में। जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, आप सबको मालूम है और आज भी बातें करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किसको लेकर के? नवपाषाण युग को लेकर के। रामचरण शर्मा का टॉपिक है नवपाषाण युग, पहले आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। ठीक है, तो इनको लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं चर्चा को स्टार्ट, बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, पर क्या है भाई, मन इधर है और शरीर और कहीं, तो फिर मैं आ गया यहाँ पे और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, वैसे तबीयत खराब तो हो ही जानी है, होती ही रहती है ना। पाषाण काल का मैंने विभाजन किया था, आप लोग कनेक्ट कीजिए, एक बार सोचिए। हमने बातें कर ली थी पूरा पाषाण काल को लेकर के, मध्य पाषाण काल को लेकर के, और हमने बातें की थी दोनों को लेकर के, है ना। उसको लेकर के मैंने बातें नहीं की थी। एक सेकेंड, ये वाला पेंसिल ले लूं मैं। हमने दोनों को पूरा बातें कर ली है। अब हम बातें कर रहे हैं नवपाषाण काल को। ठीक है, नवपाषाण काल जिसकी समय सीमा है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के। इसकी एक विशेषता आप लोग याद रखेंगे कि कहीं कहीं पर क्या पाया गया है? संस्कृति अलग अलग पाया गया है भाई। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्षेत्रीय विशेषताएं हैं इसकी। क्षेत्रीय विशेषता है किसकी? आपके नवपाषाण काल की। इसी नवपाषाण काल में कृषि के औजार बने और कृषि का विकास हुआ। साथ ही साथ पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे व्यापार, श्रम विभाजन और बर्तन निर्माण यानी मृद भांड के निर्माण को क्या मिला? बढ़ावा मिला है। ठीक है, और यहीं पे कृषि का प्रारंभ, स्थायी निवास भी प्रारंभ देखने को मिलता है। ठीक है, इतने मोटा मोटी समझ लीजिए आप लोग, मोटा मोटा। ठीक, और कुछ कुछ क्षेत्रों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में लेखक बात करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन इनका मैंने किया है। क्या हुआ, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये समझने की पोर्शंस हैं। अच्छे खासे आप समझेंगे तो आगे अच्छा खासा आपको समझ में आएगा। देखिए, उत्तर भारत में जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति है आपकी, जिस तरीके से स्थिति है, आप उसी तरीके से आप अनुकूल बन गए, आपके पूर्वज अनुकूल बन गए और उस अनुकूल से आप रहते हैं। उदाहरण मैं दूं तो राजस्थान के लोग उस हिसाब से पहनते हैं जिस हिसाब से मरुस्थलीकरण की रहा है, उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उस हिसाब से रहते हैं, उस हिसाब से दिनचर्या है उनकी, या उस हिसाब से उसके लोक परंपराएं हैं और उसकी संस्कृति है। वैसे ही पहाड़ी अंचल के जो लोग हैं उनकी पहाड़ी इलाकों की संस्कृति है, और जिस भी जगह पे हैं, जंगली इलाके में है, उनकी जंगली की संस्कृति है। सिंपल सी तो बातें क्या है कि उत्तर भारत में क्या रहा? अत्यधिक ठंड था और हिमालय की घाटियां हैं, जिसे क्या है? अत्यधिक ठंड है। इसीलिए वहां के जो मनुष्य हैं उन्होंने गर्तावास बनाए। बुर्ज होम में गर्तवास आपको देखने को मिलता है। गुम्फ कराल कश्मीर में, स्पेशल उत्तर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जहां पे हिमालय है। ठीक है, उत्तर भारत उसकी बातें की जा रही हैं। ठीक, वहीं गर्तावास बने और साथ ही साथ भेड़ बकरियों का पालन हुआ। भेड़ बकरियों का पालन क्यों? गर्म वस्त्र के लिए, क्योंकि ठंड है भाई, ठंड से बचने के लिए भेड़ बकरियां चाहिए, इसलिए भेड़ बकरियों का ही पालन वहां पे ज्यादा हुआ। साथ ही साथ हम बात करते हैं मध्य भारत की, यानी कि गंगा घाटी के क्षेत्र को लेकर के। तो उसमें आता है आपके बेलन घाटी, जहां गोल्डी हवा, महगहा और विंध्य के क्षेत्र है ना। ठीक है, मध्य गंगा घाटी इसमें शामिल है। तो इसमें गोल्डी हवा क्या हुआ? यहाँ पे प्रारंभिक धान की खेती प्रारंभ हुई। सबसे पहली बात, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदी घाटियां हैं। नदी घाटियों के साथ साथ साल भर जल है। यहाँ पे साल भर क्या रहा है? जल भराव रहा है। और धान की खेती में किसकी आवश्यकता है? अत्यधिक जल की आवश्यकता है। तो वही नदी घाटियां उपजाऊ मिट्टी हैं और शैलाश्रय भी हैं।
इन्हीं कारण से प्रारंभिक धान की खेती हुई, क्योंकि अधिक पानी है, अधिक पानी में धान की खेती हो सकती है। इसलिए मध्य भारत में गोल्डी हवा में पहले क्या मिलते हैं, धान के साक्ष्य मिलते हैं, धान की खेती होने के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ शैलाश्रय हैं, इसीलिए प्राकृतिक शैलाश्रयों का उस समय के मानवों ने क्या किया, उपयोग किया, वही रहे। और साथ ही साथ शैल चित्र आप देखते हैं भीमबेटका में, क्योंकि वहां पे शैलाश्रय है, जैसा है वैसा उपयोग, सिंपल से समझिएगा। एवं कृषि एवं पशुपालन का क्या हुआ, विकास हुआ। ये क्यों लिफ्ट कर रहा है यार, ये वाला मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हाल ओके, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन का क्या हुआ, विकास हुआ, उस तरीके से जिस तरीके से वहां का परिवेश है। साथ ही साथ अब बातें करते हैं दक्षिण भारत को। तो दक्षिण भारत में नामों को मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये इन नामों को आप पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि पिकलीहल है, उतनूर है, पयमपल्ली है, ब्रह्मगिरी है ना, ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे क्या हुआ, दक्कन के पठार का क्षेत्र है और घास का मैदान है वहां पे। साथ ही साथ बेसाल्ट चट्टानें क्या है, उपलब्ध है। तो घास के जो मैदान है, इसीलिए वहां पे मवेशियों का पालन हुआ, क्योंकि घास अच्छी है, मवेशियों के पालन के लिए घास ही तो खाएंगे मवेशी, तो इसलिए। साथ ही साथ पत्थर की कुल्हाड़ियां बनी, किस पत्थर की, यहाँ की बेसाल्ट पत्थरों की कुल्हाड़ियां बनी, ठीक है ना। साथ ही साथ पूर्वी भारत की बात करें, कलर चेंज करता हूं, पूर्वी भारत में आपके चिरांद जो बिहार में स्थित है ना, गोलबाई शासन ओडिशा में, और असम और मेघालय क्षेत्र आते हैं। इसमें बात करते हैं तो गंगा के मैदान हैं वहां पे, और आर्द्र जलवायु है और वन का क्षेत्र रहा है। तो इसी वजह से वहां पे भी धान की खेती हुई, और आज भी पश्चिम बंगाल में ही धान की खेती ज्यादा होती, ठीक है ना। तो एक कारण था। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन बने, क्योंकि नदी घाटियां हैं, उसी की भाई क्या कर लो, उसी की मिट्टी ला लो और वहीं पे बर्तन बनाओ। खेती कर रहे हो उस टाइम, भाई खेती के साथ साथ और कोई काम नहीं होता ना, तो नदी में क्या करेंगे, टाइम पास के लिए कुछ बनाते रहते थे। तो इस तरीके से बर्तन बना रहे हैं। साथ ही साथ बांस की अधिकता के कारण से वहां बांस के घर बने, और झूम खेती का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। पश्चिम भारत की बात करें तो इसमें आता है मेहरगढ़, बलूचिस्तान और बागौर राजस्थान। तो यहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है और जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वहां जो नदियां हैं वो सदाबहार नदी रही है, 12 महीने पानी रहा है। तो इस वजह से वहां पे हुआ आपके गेहूं की खेती हुआ। सबसे पहले कृषि जो देखने को मिलती है मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। बागौर में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वहीं पे जौ की खेती हुई और भेड़ बकरियां आई, भेड़ बकरियों का पालन हुआ। साथ ही साथ प्रारंभिक कृषि देखने को आपको मिलती है मेहरगढ़, ठीक। तो इतना कह सकते हैं कि इसमें क्षेत्रीय विविधता है, और इसी क्षेत्रीय विविधता के साथ में विकास हुआ है। तो इन सबको आप याद रखेंगे, मैं आगे आपको कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए जितने जगह हैं मैंने सबको लिख रखा है। इन सारे जगहों के बारे में लेखक बात करता है, रामशरण शर्मा जी बात करते हैं। उनका हम लोग जो प्रमुख है, जिनके बारे में रामशरण शर्मा ने बात की है, उनके बारे में मैं बात आगे करूंगा, क्योंकि मैं रामशरण शर्मा का बुक एनालिसिस कर रहा हूं भाई। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो क्षेत्रीय संस्कृति है उनके अलग अलग काल है, ठीक। नवपाषाण काल की यही एक विशेषता है। तो देखिए उत्तर पश्चिम में काल का निर्धारण है 7000 से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक। मेहरगढ़ उसका प्रमुख स्थल रहा है, ठीक। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 3000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल, जिसमें है बुर्जहोम और गुम्फकरा, दोनों के बारे में बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य गंगा घाटी यानी मध्य भारत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। मध्य भारत, मध्य गंगा घाटी दोनों आते हैं, गंगा घाटी में बहुत सी जगह आते हैं, ठीक है। तो इनका है 5000 से 2000 ईसा पूर्व, जिसमें है गोल्डी हवा और आपके महदहा, ठीक है। महदहा है एक्चुअली वो, ठीक। दक्षिण भारत की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें है संगन कल्लू, पिकलीहल, ठीक है, और उतनूर और ब्रह्मगिरी। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उनमें आते हैं आपके 2000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें मेन है आपके दार्जिलिंग हार्डिंग असम में, ठीक। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इन्हीं के बारे में लेखकों ने बात की है, खास करके इन्हीं सब के बारे में। तो ये IMP है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
चीरांद वीरान के बारे में भी चर्चा होगी। तो देखिए रहिए, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं और बता देता हूँ और आपको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक, कि नवपाषाण काल के औजार की क्या विशेषता रही है। क्योंकि हमने देखे पूरा पाषाण काल के औजार और साथ ही साथ हमने देखे किनके औजार, मध्य पाषाण काल के औजार। अब नवपाषाण काल उससे उन्नत तकनीक थी, उन्नति की ही बात हो रही है, तो ये ज्यादा उन्नत था। तो इसमें क्या थे, घिस करके चिकने किए गए पत्थर के उपयोग किए जाते थे। नदी में जो घिस गए होते थे पत्थर, उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है, इस तरीके से घिसे हुए। उनके प्रमुख औजार जो बने वो है सेल्ट, ठीक है, इस तरीके के। क्षेत्रीय वर्गीकरण भी है, क्षेत्र के हिसाब से हथियार बने, और इसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्षेत्रीय विविधता है, इसे मैंने बताया, इसलिए औजारों में भी क्षेत्रीय विविधता है। ओके, तो उत्तर पश्चिम का जो समूह है उसमें आप देखेंगे चंद्राकार धार वाली आयताकार कुल्हाड़ियां बनी, ठीक है ना। वहीं उत्तर पूर्वी समूह में आपके बने चपटी कुल्हाड़ियां, साथ ही साथ सोल्डट हो, इस तरीके की चीज बनी, ठीक है, मैंने चित्र बकायदा लगा दिए हैं। और दक्षिण भारत है या दक्षिण समूह है, वहां पे आपके अंडाकार किनारे एवं नुकीले कूदे वाली क्या बनी, कुल्हाड़ियां बनी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब रामचरण शर्मा के हिसाब से मैं बता दूं कि नवपाषाण काल युग पहला आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। अब हम लोग बात करें, मैंने सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आए इसलिए बताई, कनेक्ट के लिए बताई, सबको आप याद रखेंगे, धीरे धीरे आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये सब रामचरण शर्मा के हेडलाइंस है ना जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे मैं हर बार बताता हूं आज भी बता रहा हूं। तो क्या है, बलूचिस्तान में सबसे पहले क्या हुआ, बलूचिस्तान में सबसे पहले प्राचीन ग्रामीण बसावट, इसमें मेहरगढ़ को लेकर के बातें करता है, ठीक है, तो इनको लेकर के बातें करेंगे। साथ ही साथ बुर्ज होम और चिरान में हड्डियों के औजार, इनको हम बातें करेंगे दूसरे टॉपिक में। साथ ही साथ तीसरा जो हेडलाइन है वो है आपके दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन बस्तियां, तो इन्हें बात करेंगे। साथ ही साथ कृषि और अनाज, ये चौथा है। और पांचवा है नवपाषाण चरण में प्रगति क्या है और उनकी सीमा क्या है, कितना उन्होंने प्रगति की और कितनी उसकी सीमाएं हैं, इनमें लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा है आपके बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट, ठीक, बलूचिस्तान सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट, इनको लेकर के हम सबसे पहले बातें कर रहे हैं भाई। तो देखिए मेहरगढ़ की बात इसमें करता है, मैंने बताया बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है और बलूचिस्तान है आपके पाकिस्तान के एरिया में, पाक में, ठीक ना। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण युग का क्या है, प्रमुख स्तर रहा है, क्योंकि यहीं से ही हमको देखने को मिलता है आपके प्रथम कृषि के साक्ष्य, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। वैश्विक स्तर पर नवपाषाण युग का प्रारंभ कब हुआ था, लगभग 9000 ईसा पूर्व में हुआ था, विश्व के स्तर पर, है ना, विश्व के स्तर पर। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कब हुआ था, 7000 ईसा पूर्व में हुआ था भारत के परिप्रेक्ष्य में। ओके, इसमें है आपके मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन संस्कृति का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण स्थल है। लेखक ने जैसे बता रहा है मैं बता रहा हूं, जहां पे मुझे व्याख्या करनी है मैं व्याख्या कर रहा हूं। ओके, तो इसकी तिथि है 7000 ईसा पूर्व। भारत में बात करें तो प्रारंभिक पुरातात्विक मत और मानक तिथि ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार से 7000 ईसा पूर्व है भारत को लेकर के, ठीक है। भारत में नवपाषाण काल कब से चालू हुआ है, तो 7000 ईसा पूर्व में, विश्व में 9000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ठीक, और इतनी ही बातें करता है। आगे चलते हैं कि वहीं पे कृषि, प्रथम कृषि देखने को मिलती है और वही प्रथम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मेहरगढ़ है, यहां पे है मेहरगढ़, ठीक है, यहां पे। तो उसी को बता रहा है कि मेहरगढ़ क्या है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्छ के मैदान में क्या है, स्थित है। बोलन दर्रा एवं बोलन नदी के निकट में क्या है, स्थित रहा है। साथ ही साथ इसे सिंधु घाटी, ईरानी पठार तथा पश्चिमी एशिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। ये देखिए, पश्चिम एशिया को जोड़ने वाला मार्ग है और ईरानी पठार को जोड़ने वाला ये मार्ग रहा है। साथ ही साथ सिंधु घाटी की ओर जोड़ने वाला भी मार्ग रहा है मेहरगढ़।
उर्वरा भूमि के कारण इसे बलूचिस्तान की अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। इन्हें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये लेखक सीधे सीधे बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं। कारण था यहां कृषि होने के, प्रथम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं पे क्या मिलता है, प्रथम कृषि के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण था कि वहां पे क्या था, वर्षा कम होती थी, साथ ही साथ सदाबहार नदी थी और आपके उपजाऊ मिट्टी थी, इसीलिए वहां पे सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन का साथ में प्रारंभ कहां से हुआ, तो आपको बताना है कि मेहरगढ़ से ही हुआ, क्योंकि बिना पशुओं को कृषि नहीं की जा सकती। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें नहीं थी ना, आज जैसे आपके पास ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, उस समय पे नहीं थे। ठीक, तो यहाँ पे किनके साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं की कौन कौन सी प्रजाति, एमर और इमकॉर्न तथा 6 पंक्ति वाले गेहूं की खेती की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ भेड़ बकरी तथा बाद में कुबड़ वाले गाय बैल यानी कि जेबू के भी पालन की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलती है। विश्व में कपास की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य क्या मिलते हैं, मेहरगढ़ से ही आपको प्राप्त होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे इनके बारे में और भी बातें होती चलेंगी। ठीक, लगभग 5500 ईसा पूर्व में बाढ़ के कारण के बाद पुनः कृषि एवं बसावट का क्या हुआ, विकास इसमें हुआ। इसको लेखक बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं, क्योंकि पुस्तक बदले जैसे आप लोगों को ना लगे। आवास एवं मृत भांड मिलते हैं, और क्या क्या मिलते हैं मेहरगढ़ से, तो वहां पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। वहां के आवास कैसे थे, तो जानकारी मिलती है कि मिट्टी के ईंटों से बने हुए बहुकक्षीय क्या थे, मकान थे, जिसमें थे आपके अन्नागार और अन्न भंडारण हेतु अन्नागार की क्या थी, सुविधाएं थी, अन्नागार बने हुए थे। इस तरीके से देखिए, मैंने चित्र बना के रखे हैं। और सबसे प्रारंभ में मृत भांड की बात करें, मिट्टी के बर्तन की बात करें, तो सबसे पहले प्रारंभिक चरण में अमृत भांडीय स्वरूप थे। ठीक है, इस तरीके से बर्तन थे, है ना, मिट्टी के बर्तन विकसित हुए थे इस तरीके से, इसमें कोई किसी प्रकार के चित्र वगैरह नहीं थे। बाद में लगभग 5500 से 4500 ईसा पूर्व में क्या हुए, चित्रित एवं रंगीन मिट्टी के बर्तनों का, यानी चित्रित दूसरा नहीं बोल सकते, चित्रित एवं रंगीन बर्तनों की क्या हुई, चालू हुआ। ठीक है, बाद में चित्रित एवं रंगीन मिट्टी बर्तनों का क्या हुआ, निर्माण एवं प्रारंभ हुआ। ओके, ये इतनी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि मेहरगढ़ ही क्या बना, सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत था। यहीं से कृषि प्रारंभ हुई, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के हकरा संस्कृति या हकरा नदी के किनारे में जो संस्कृति बसी उसे घंघर हकरा संस्कृति क्षेत्र कहा गया, वही संस्कृति कही गई। यहीं के लोग वहां पे जाके बैठे बसे और संस्कृति का विकास किया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे शहरीकरण हुआ और हड़प्पा जैसी सभ्यता विकसित हुई। तो कहा जा सकता है कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता क्या हुई, इसी से ही शहरीकरण का आधार बनी और इसी से विकास हुआ। तो माना जाता है ऐसा कि मेहरगढ़ ही क्या था, अग्रदूत था, यानी हड़प्पा के निर्माण में बाद में उत्तरदायी था। ठीक है ना। बुर्ज होम और चिरान में हड्डियों के औजार, ठीक, हमने इनके बारे में बात कर ली है। देखिए दिखाता हूं, हमने इसके बारे में पूरी बात कर लिया है। अब बात कर रहे हैं बुर्ज होम और चिरान में हड्डियों के औजार, सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, ये भारत में नवपाषाण काल संस्कृति का विकास विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में हुआ, जैसे मैंने बताया। वही है आपके कश्मीर घाटी, मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी तथा उत्तर पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृतियां अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, कृषि, आवास एवं औजारों के कारण क्या है, अलग पहचान रखती है भाई। ठीक है, जैसे मैंने सामने में आप लोगों को शुरुआत में बताया था। कश्मीर घाटी और नवपाषाण संस्कृति की बात करें तो इनमें प्रमुख स्थल हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है लेखक। बुर्ज होम, बुर्ज होम में हमें क्या क्या मिला है, तो बुर्ज होम में हमें मिले हैं गर्तवास। मैंने शुरुआत में बताया क्यों गर्तवास करते थे, क्योंकि वहां पे क्या थी,
हिमालय घाटी, और क्या है, इस हिमालय घाटी के कारण से ठंडी है तो इसलिए क्या किए, गर्तवास बनाए। और शिकार किया करते थे, साथ ही साथ मछली पकड़ने की जानकारी मिलती है, कपड़ा बनाने की जानकारी हमको मिलती है बुर्ज होम से, पशुपालन की हमें जानकारी मिलती है, मिट्टी के बर्तन बनाने की भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सूक्ष्म पाषाण औजारों का लगभग क्या रहा है, अभाव रहा है। इनको याद रखेंगे। यहां पे कौन कौन से पालिशदार पत्थर के औजार मिले हैं, जिसमें हड्डियों के औजार भी शामिल है और जिनका व्यापक उपयोग हुआ। सबसे ज्यादा हड्डियों के औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जीवन यापन वहां पे कृषि भी हुई, इनका प्रमाण मिलता है। कृषि एवं पशुपालन दोनों के विकास की क्या मिलती है, हमको जानकारी मिलती है। कहां से, बुर्ज होम से। बुर्ज होम ये श्रीनगर से लगभग 16 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है, तो बुर्ज होम का अर्थ होता है, ये आईएमपी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भोजपत्र का स्थान क्या कहलाता है, बुर्ज होम कहलाता है। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषताएं मैंने जैसे बताया, गर्तावास, ठंड से बचने हेतु भूमिगत गड्ढों में निवास करते थे वहां के लोग। साथ ही साथ प्रारंभिक जीवन यापन शिकार एवं मत्स्य आखेट में था, शुरुआत में बताया। बाद के चरण में गेहूं, जौ एवं मसूर की खेती भी होने लगी। हस्त निर्मित धूसर एवं भूरे रंग के मृदभांड यहाँ पाए गए हैं और मानव के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की एक अद्वितीय परंपरा देखने को मिली है। मानव के साथ में ही, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की क्या थी, यहाँ पे परंपरा थी, अद्वितीय परंपरा थी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। गुम्फ कराल की बात करें, गुम्फ कराल एक स्थान है जहां पे श्रीनगर से ये लगभग 41 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में 41 किलोमीटर में स्थित है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुम्फ कराल का मतलब है कुम्हार की गुफा। इसकी प्रमुख विशेषता है, यहाँ क्या क्या मिले हैं, तो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें गेहूं और जौ एवं मसूर के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें भेड़, बकरी एवं मवेशी के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ हड्डी के औजार मिलते हैं जिसमें सुइयां, बाणाग्र, छिद्रक आदि क्या मिले हैं, प्रचुर मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं। मध्य गंगा घाटी की बात करें, मध्य गंगा घाटी की अब बात करते हैं लेखक, ठीक है। मध्य गंगा घाटी मैं दिखा देता हूं आपको, आप लोग देखिएगा। ये देखिए, यहां पे मध्य गंगा घाटी है, ये वाला क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो करता हूं मैं भी बात। ठीक, तो इसमें है आपके स्थान है एक सारण छपरा बिहार, है ना, सारण स्थान, वहां पे मिलता है। इसकी स्थिति है चिरान, चिरान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। तो चिरान कहाँ स्थित है, सारण छपरा बिहार में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति गंगा, सोन, गंडक एवं घंघरा नदियों के संगम के क्षेत्र में ये क्षेत्र क्या है, आता है चिरान। तो यहाँ पे हड्डी शिल्प के विकास की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें जलोढ़ मैदान के होने के कारण पत्थर की कमी थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, हड्डियों के औजार बनाए और उनका प्रयोग किया, जिसमें है बाणाग्र, कुदाल, हड्डियों के ना, सुइयां, इनका निर्माण मिला। बुर्ज होम के बाद भारत में सर्वाधिक हड्डी के औजार यहीं से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इनको आप लोग याद रखेंगे इसे, ठीक है। फैक्ट ज्यादा है इसमें। और अधिकांश औजार क्या है, हिरण के सिंग के औजार मिले हैं। औजारों को आप देख सकते हैं, प्रमुख औजार क्या है, बाणाग्र है, कुदाल है, आरी भी मिली है हड्डी की, सुइयां मिली है हड्डी की। यहीं पे कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कौन कौन से कृषि की जाती थी, तो धान की कृषि की जाती थी, गेहूं की, जौ की और मसूर की, इन सब की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पशुपालन में आपके गाय, बैल, भेड़ और बकरी, इनकी जानकारी यहां से मिलती है, चिरान से। ओके,
अन्य प्रमुख नवपाषाणकालीन केंद्रों की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बेलन घाटी को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें आपके आता है गोल्डी हवा एवं महतहा। गोल्डी हवा से क्या मिलता है? प्रथम धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। गोल्डी हवा से मिलते हैं ना, प्रथम धान या चावल है ना की खेती के साक्ष्य हमको मिलते हैं। सेनुवार का स्थान है रोहतास बिहार में स्थित है, जो नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के संक्रमण का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह बताता है कि नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल का शुरुआत कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से लोगों ने अपने डेवलपमेंट किए, किस तरीके से विकास किया मानव ने, तो इसको बताता है। ठीक, एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वहीं ताराडीह की बात करें तो स्थान है बोध गया, आपके बिहार में ही स्थित है। यह महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन बसावट का केंद्र रहा है। ठीक, वही बात करें उत्तर पूर्वी भारत में तो आपके हैं दोआजलो हार्डिंग, जो असम में स्थित है। मैंने बताया गोरो की पहाड़ियां जो मेघालय में है वहां स्थित है। यहां पे क्या क्या चीज मिले हैं? तो पॉलिशदार कुल्हाड़ियां मिली है एवं मूसल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुल्हाड़ियां और मूसल दोनों प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई नवपाषाण संस्कृति का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं। ये स्लाइड क्या है, खत्म हो गया है भाई। देखिएगा, हमने दोनों की बात कर ली। ओके, अब बात कर रहे हैं हम इसको लेकर के दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियां, कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी नवपाषाणकालीन क्या थी, बस्तियां थी। ठीक है ना, तो चलिए दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियों की बात करें तो यहां पे भौगोलिक विस्तार को देखते हैं तो गोदावरी नदी के दक्षिण से कावेरी नदी घाटी तक क्षेत्र रहा है। और इन क्षेत्र में आपके आते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, यहां पे किन किन की है? ग्रेनाइट की पहाड़ियां उपस्थित हैं और ये पठारी क्षेत्र है। साथ ही साथ नदी घाटियों के निकट में ये क्षेत्र क्या है, रहे हैं। तो इनमें प्रमुख स्थल आपके आते हैं, राज्यवार मैंने लिख रखा है जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो कर्नाटक में आपके हैं कोडेकल, संगनकल्लू, पिकलीहल, तकलकोट्टा और कुपगल, वटगल। वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, दोनों राज्यों में, यहां पे उतनरू, नागार्जुनकोंडा, पोलवाय और सिंगनपल्ली। ठीक, और तमिलनाडु में है आपके पायमपल्ली। इनके बारे में जो मेन हैं उनके बारे में बातें होंगी। ठीक है, मैंने यहां पे बता दिया, आगे मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मुझे रामचरण शर्मा के हिसाब से चर्चा करनी है थोड़ी सी। तो इसके कालक्रम की हम बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल। ठीक है, प्रारंभिक में नवपाषाण काल, फिर मध्य नवपाषाण काल, फिर उत्तर नवपाषाण काल, तीनों वहां पे रहे हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? दक्षिण भारत में तो राख के टीले मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति के सबसे यही क्या है, एक विशिष्ट पहचान है, राख के टीले। इनके प्रमुख स्थल है राख के टीले वाले उतनूर, पिकलीहल और कोडेकल, और आपके हैं संगनकल्लू और पलवाय। इसमें पशुवाड़ों में जमा गोबर एवं जैविक पदार्थ के जलाने से क्या हुआ, इन टीलों का निर्माण हुआ, राख के टीलों का। ठीक, विकसित पशुपालन एवं अग्नि संबंधित अनुष्ठानों के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि भाई ये लोग अग्नि के अनुष्ठान किया करते थे या ऐसे जलाते थे, और इतने ज्यादा पशु थे तभी तो इतनी बड़ी राख के टीले बन गए। इनकी जानकारी हमें मिलती है यहां से, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और जानना भी नहीं है आपको। यहां पे देखने को मिलता है दक्षिण भारत में आपके गाय, बैल, पशुपालन की बात कर रहे हैं ना, यहां पे लिखता हूं। पशुपालन की बात करें तो
गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, ठीक है, जैसे जेबू, इन दोनों को कह देते हैं जेबू, ठीक है। तो इनको क्या था, पशुधन को ही प्रमुख संपत्ति के रूप में क्या करते थे, माना जाता था उस समय भी, ठीक। और साथ ही साथ पशुपालन की मैंने बातें कर ली, अब मैं बातें कर देता हूं यहाँ पे आपके कृषि को लेकर के। तो कृषि को लेकर के जानकारी मिलती है, ठीक। कौन कौन से फसलों की, रागी, कुल्थी, मूंग और सांवा, इनको क्या किया जाता था, उगाया जाता था। औजारों की बात करें, औजार की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली हैं। साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म पाषाण भी उपकरण मिले हैं, ठीक है। फलक के क्या है, उपयोग देखने को मिलता है दक्षिण भारत में। इनमें साथ ही साथ हड्डियों के क्या मिलते हैं, औजार भी प्राप्त होते हैं, जिनमें है आपके सूजा और फणी, छैनी, इस तरीके से मैंने चित्र बना के रखे हैं, प्राप्त होता है, ठीक है। दक्षिण भारत में आवास की बात करें दक्षिण भारत की, तो हमें प्राप्त होते हैं गोलाकार एवं आयताकार झोपड़ियां हमको मिलती हैं। वाटल एंड डॉब तकनीक आपको दिखाई पड़ती है, इस तरीके की तकनीक, ठीक है। फूस की छत दिखाई पड़ती है इस तरीके से, घास फूस बोलते हैं तो फूस की छत दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ चूल्हे, भंडारण पात्र एवं अनाज पीसने की क्या मिलती है, चक्कियां भी प्राप्त होती है। मृदभांड की बात करें, मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो प्रारंभिक चरण में हाथ से बने हुए धूसर मृदभांड देखने को मिलते हैं, जिसमें हाथ से बनाया जाता था। और उत्तर चरण में यानी कि उत्तर नवपाषाण में उत्तर नवपाषाण काल में और प्रारंभिक नवपाषाण में, लिख देता हूं मैं, है ना। हाथ से बनाए हुए शुरुआत में मिलते थे, बाद में क्या हुए, चाक पर बने मृदभांड मिलते हैं, जिसमें आपके आते हैं ब्रुनिश्ड ग्रेवेयर, ठीक है, इस तरीके के, और आपके रेड वेयर मिलते हैं। साथ ही साथ ब्लैक एंड व्हाइट वेयर दिखाई पड़ते हैं, और घेरों के चित्रकारी भी इस तरीके के दिखाई पड़ती है। मैंने चित्र लगा रखे हैं, है ना। सवाधान की बात करें, सवाधान परंपरा की, ठीक, तो वहां पे मिलते हैं घर के भीतर में दफनाने की परंपरा थी दक्षिण भारत, ठीक है। साथ ही साथ वयस्क जो होते थे उनको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, और बच्चों को किस में दफनाया जाता था, इस तरीके के मटके में दफनाया जाता था, ठीक। कब्र के साथ में क्या क्या चीजें दफनाई जाती थी, तो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। साथ ही साथ पत्थर के औजार भी दफना दिए जाते थे, और उनके मनके जो वे लोग श्रृंगार के लिए उपयोग करते थे सामग्री, उनको भी साथ में दफनाया जाता था कब्र में। इसी से धीरे धीरे दक्षिण भारत में क्या विकसित हुआ, महापाषाण काल विकसित हुआ। दक्षिण भारत एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में था नवपाषाण काल में, यही आगे चल करके महापाषाण काल आया, ठीक है। बाकी जगह में महापाषाण काल नहीं था, मैंने बताया दक्षिण भारत में ये चीज केवल हो रही है, केवल महापाषाण काल केवल किसमें चलता है, दक्षिण भारत में और दक्कन क्षेत्र में चलता है, ठीक है ना, बाकी जगहों पे नहीं चलता, इसको याद रखेंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, महापाषाण संस्कृति की ओर में क्या हुआ, संक्रमण हुआ इसी नवपाषाण कालीन संस्कृति का, जिसमें है उत्तर नवपाषाण काल में तांबे और कांस्य के प्रयोग क्या थे, सीमित थे। इस क्षेत्र में तांबे और कांस्य का प्रयोग क्या रहा, सीमित रहा। कुल्लूर से लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य क्या मिलते हैं, यहीं से उपकरण के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कुल्लूर से लोहे के प्रारंभिक उपकरण के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ही लिखता हूं मैं अधिकतर, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो कुल्लूर से मिलते हैं, बाकी चीजें तांबे और कांसा के प्रयोग नहीं मिलते, सीधे सीधे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं लोहे के प्रयोग दक्षिण भारत में। इसीलिए महापाषाण काल की संस्कृति की शुरुआत होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड वेयर
का प्रयोग देखने को मिलता है, इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग देखने को मिलता है। यही संस्कृति आगे चल करके महापाषाण संस्कृति का क्या बनी, आधार बनी। ठीक, क्लियर। कृषि और अनाज, इसे हमने बात कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं चौथे टॉपिक पे, इस टॉपिक में कृषि और अनाज को लेकर के। तो कृषि और अनाज को लेकर के बात करते हैं भाई, चलिए चलिए बात करते हैं कृषि और अनाज। थोड़ा सा है कृषि और अनाज वाला। ये नवपाषाण युग का मानव भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खाद्य उत्पादक तथा प्राचीनतम क्या था, कृषक था। नवपाषाण काल का ही मानव सबसे प्राचीन कृषक था। ठीक है, ये क्लियर है, बता रहा है बस। ठीक, और आखेट संग्राहक से स्थायी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर क्या हुआ, यही मानव अग्रसर हुआ, नवपाषाण युग का मानव। क्लियर है, कोई दो मत की बात नहीं है, स्पष्ट है। तो कृषि के उपकरण कौन कौन से मिलते हैं। जब सबसे पहली बार कृषि हुई और नवपाषाण के काल के लोग कृषि किया करते थे, तो भाई किसमें किया करते थे, कैसे कैसे उपकरण थे, ये जानना जरूरी है। तो लेखक बताते हैं कि घिस करके एवं पॉलिश किए गए कुल्हाड़ियां थी, साथ ही साथ पत्थर के क्या थे, फावड़े थे। घिस कर एवं पॉलिशदार किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियां एवं फावड़ों से ही क्या किया जाता था, काम किया जाता था। और वित्राकार छिद्रक पत्थर, इस तरीके के जो पत्थर थे, इनसे खुदाई करने वाली लकड़ी में भार के रूप में क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। सूक्ष्मपाषाण उपकरण का भी प्रयोग क्या रहा, जारी रहा कृषि में भी। इसमें आवास की बात करें, आवास एवं सामाजिक जीवन की भी बातें करते हैं, तो मिट्टी के, लकड़ी के एवं सरकंडे के बने क्या थे, आवास थे, जो वृत्ताकार भी हुआ करते थे और आयताकार, दोनों प्रकार के आवास हुआ करते। प्रारंभिक में ग्राम बस्तियां में समूह का क्या था, सामूहिक स्वामित्व था। प्रारंभिक ग्राम बस्तियों में सामूहिक क्या था, स्वामित्व था, समूह का ही स्वामित्व था, सब एक दूसरे से मिलकर के फैसला लेते थे। स्थायी ग्राम जीवन, परिवार एवं सामुदायिक संगठन का विकास हुआ। ठीक है, गिल्ड व्यवस्था, श्रेणी का विकास हुआ, ऐसे कह सकते हैं, या एक समाज, मानव समाज, ठीक, कबीला की शुरुआत बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, विकास हुआ। क्षेत्रीय कृषि में विविधता थी, याद रखें, जिस तरीके से विविधता मैंने वहां पे बताई, उसी प्रकार से औजार में मैंने विविधता बताई, तो औजार में विविधता है तो कृषि में भी विविधता है। भौगोलिक क्षेत्र में विविधता है तो कृषि अलग अलग से की जाएगी। जैसे आपके एरिया में चावल उगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप चावल के अनुरूप आपका क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक परिवेश है। ठीक है, उस तरीके से पानी मिल जाती है चावल के लायक। और जहां पे चावल नहीं है वहां पे जौ उगाया जाएगा। ठीक है ना, ये बातें। तो उसी तरीके से ये भी है कि उत्तर पश्चिम मेहरगढ़ के जो लोग हैं, वहां गेहूं एवं जौ की खेती हुई, कच्ची ईंटों के मकान बने, और लगभग 7000 ईसा पूर्व इसके कालक्रम को माना जाता है। ठीक है, शुरुआत को तो ये चीजें हुई। वही दक्षिण भारत में क्या क्या चीजें हुई, तो रागी एवं कुल्थी की खेती क्या हुई, प्रारंभ हुई। वही मध्य गंगा घाटी जिसमें गोल्डी हवा, प्रयागराज का क्षेत्र आता है, इलाहाबाद का क्षेत्र आता है, उसमें चावल की खेती के क्या मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, गोल्डी हवा से मिलते हैं। ठीक, और विंध्य के क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन के क्या मिले हैं, प्रारंभिक प्रमाण देखने को मिले हैं। पशुपालन की बात करें एवं मृदभांड की बात करें, तो कृषि एवं पशुपालन में खाद्य अधिशेष उत्पन्न हुआ। जब कृषि हुआ और पशुपालन दोनों साथ साथ हुए तो अधिशेष उत्पादन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, खाने से ज्यादा उत्पादन हुआ, खा भी लिए और बच भी गया, इतना उत्पादन हुआ। इस अधिशेष अनाज के क्या करने के लिए, भंडारण के लिए एवं उन्हें पकाने के लिए क्या किया गया, दैनिक उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तनों का क्या हुआ, विकास हुआ। अरे भाई, ज्यादा उत्पादन जब हो गया है तो उनको रखना तो पड़ेगा, तो कहां रखें, मिट्टी के बर्तन में रखेंगे ना, तो मांग बढ़ी मिट्टी के बर्तन में। तो इसी तरीके से मिट्टी के बर्तनों का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक, तो प्रथम चरण में जब मिट्टी के बर्तन बने तो प्रायतर हाथ से बनाए जाते थे, इस तरीके से हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। फिर जब दूसरा चरण आया, धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुए तो चाक का विकास हुआ, पहिए का आविष्कार ही देखने को मिलता है। आप इसको मैं लिखवा देता हूं भाई कि नवपाषाण काल में
नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। मैंने वैसे शुरुआत में बताया था इसको। तो इसी पहिए से चाक चला, ये देखिए चाक, और बर्तन बने। ठीक है, कुम्हार के चाक का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कुंभकारी प्रथा का शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है, नवपाषाण काल से। ठीक है, और तीसरा जब चरण आया तो इस तीसरे चरण में पैर से संचालित चाक का क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे बर्तन क्या हुए, अधिक और तेजी से क्या हुए, निर्माण होने लगे। इस तरीके से चलने का चालू हुआ। तो इससे हुआ, कौन कौन से जो है मृद भांड मिले हैं या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो उनमें आपको दिखते हैं कि काले पॉलिशदार मृद भांड, ठीक, धूसर मृद भांड, इस तरीके से धूसर वाले, और साथ ही साथ लाल एवं चमकीले पॉलिशदार बर्तन, ये सब मिलते हैं। देखिए मैंने बना रखा है, चित्र देख के समझ में आ जाएगा। क्षेत्रीय वितरण औजारों का भी है। किस किस तरीके से औजारों का है, तो पूर्वी भारत में औजार आपको देखने को मिलता है। ओडिशा और छोटा नागपुर के पठार, असम के क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि पॉलिशदार कुल्हाड़ियां देखने को मिलती हैं, छेनी देखने को मिलती है, और दरांती देखने को मिलती है। ठीक, कृषि कार्य हेतु विकसित पत्थर के उपकरण थे, इन्हीं में क्या किया जाता था, कृषि की जाती थी उस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश एवं ऊपरी दक्कन के क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन बस्तियां अपेक्षाकृत क्या रही हैं, कम रही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। स्थानीय कठोर चट्टानों के कारण एवं पॉलिशिंग तकनीकों का क्या हुआ, विकास हुआ। जो कठोर चट्टान थे उनको क्या करना भाई, पॉलिश करना होगा, धारदार बनाना होगा अच्छा से, इसलिए इस तरीके से रगड़ने की, इस तरीके से करने की क्या हुई, शुरुआत हुई उस क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मध्य प्रदेश एवं ऊपरी दक्कन के क्षेत्र में। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार औजारों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मैंने बताया, ये देखिए इस तरीके से औजार बने। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि हुई, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार ही औजार बने, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से आवास अपने निर्माण किए, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार। और धीरे 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 यही संस्कृति प्रारंभ हुई, भौगोलिक संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति प्रारंभ हुई, और बाद में धीरे धीरे आप देख सकते हैं अनेकता में एकता स्थापित हुई। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से है। अब इनका पूरा हो गया, लेखक ने बातें कर ली। अब फिर बातें करेंगे हम नवपाषाण काल के चरण में प्रगति एवं सीमा को लेकर के, कि नवपाषाण के लोगों ने कितनी प्रगति की और क्या उनकी सीमाएं थी। तो प्रगति की बात करें तो कौन कौन सी प्रगति की थी भाई, तो कृषि एवं पशुपालन हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। कृषि करना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य अब खाद्य संग्राहक ही नहीं, खाद्य उत्पादक बना, और खाद्य उत्पादन का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ये सबसे बड़ी विशेषता है, प्रगति है। दूसरी बात है कि तकनीकी विकास एवं औजारों में क्या हुआ, सुधार हुआ, उन्नत औजार बने। ये क्या है, सेकंड विशेषता है। दूसरी विशेषता है मृद भांड एवं अनाज का भंडारण हुआ। मृद भांडों का निर्माण हुआ, तेजी से हुआ, और अनाज का भंडारण भी शुरू हुआ कि भाई इसको हम रख लेते हैं, बाद में खाएंगे। इस तरीके की प्रवृत्तियां आई, तो ये भी एक बड़ी बड़ी क्या है, प्रगति है। साथ ही साथ स्थायी ग्रामीण जीवन एवं आवास का निर्माण, स्थायी आवास का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, छोटे गांव बसे। तो ये एक प्रगति है। साथ ही साथ वस्त्र बुनाई एवं शिल्प कला का भी विकास हुआ, ये भी एक प्रगति है। तो इतने प्रगति हुई, 5 प्रगतियां हुई हैं, देख लीजिए आराम से, मैंने पढ़ रखा है। सीमाओं की बात करें तो इनकी कौन कौन सी सीमाएं थी, ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ी बात है, धातु का ज्ञान का अभाव था, पत्थर पर ही केवल निर्भरता थी। यहाँ पे तांबा नहीं था, लोहा नहीं था, इन सब धातुओं का क्या है, अभाव रहा है, सिर्फ पत्थर से ही खिंची हुई है। सेकंड बात, दूसरी सीमाएं क्या है, भौगोलिक विस्तार की सीमाएं। ये लोग लंबे क्षेत्र पे फैल नहीं पाए, भाई लोहे की खोज नहीं हुई थी तो जंगल को काट नहीं पाए। पत्थर से कितना जंगल काटोगे, तो भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ, ये एक सीमा है। तीसरी सीमा है कि अर्थव्यवस्था क्या थी, जीविका उपार्जन पर ही आधारित रही, जीने खाने के लिए हो जाए बस यार। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा नहीं मिला, शहरीकरण को बढ़ावा नहीं मिला, ये एक कमी थी।
चौथी बातें हैं कि लेखन कला एवं लिपि का अभाव था, लोग लिखते नहीं थे, लोग भाषा नहीं जानते थे, लोग अपने मनोभावों को प्रकट करना लिखना नहीं जानते थे। ये बड़ी समस्या रही। ठीक है, तो एक एक को हम अब देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन, खाद्य उत्पादन का प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की ओर क्या होना, संक्रमण होना, गति करना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें आपको मानव ने प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भरता छोड़ दी और स्वयं ही क्या बन गया, उत्पादक बन गया और स्वयं ही उत्पादन करने लग गया विभिन्न प्रकार के फसलों की। और बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं एवं जौ की खेती के क्या मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें मैंने बताया, लेखक ने डबल रिपीट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में जो गोल्डी हवा है, वहां चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। पशुपालन की बात करें तो लोग पशुपालन करते थे किसके साथ, कृषि के साथ साथ, क्योंकि भाई पशु ही थे जो जुताई करते थे, है ना, बैल से ही जुताई होगी, तो ये कारण रहा है। तो साथ ही साथ क्या करते थे, पशुपालन करते थे, जिससे भोजन, दूध, श्रम और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं सुअर जैसे पशुओं का क्या करते थे, पालतूकरण किया गया और ये लोग उपयोग करते थे कृषि में उनका। तकनीकी विकास एवं औजारों में सुधार हुआ, उन्नत औजार बने। नवपाषाण काल की यही विशेषता रही है कि घिसे एवं पॉलिशदार किए गए पत्थरों के औजार निर्मित हुए। ठीक है, जिससे कृषि कार्य क्या हुआ, बेहतरीन हुआ। ठीक है, और कृषि कार्य के लिए क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया इन औजारों का। इनमें आपके बनी कुल्हाड़ियां बनी, जिससे क्या हुआ, वनोन्मूलन यानी वन की कटाई करके खेती किए। ठीक है, स्पेशली झूम खेती बोल सकते हैं, कई क्षेत्रों में झूम खेती हुई। ठीक है ना। बौसला, ठीक है, यानी बौसला बोलते हैं उसको, जो लकड़ी को छीलने के लिए होता है। ठीक है, तो उसका भी बना है ना, लकड़ी को छीलने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। ठीक है ना। और आपके फलक के निर्माण हुए, और इस तरीके से जो रिंग स्टोन्स थे, इस तरीके जो पत्थर थे, बीच से छिद्र वाले, बीच में छेद वाले, तो बीज बोने एवं खुदाई के लिए उनका प्रयोग हुआ। सॉरी, एक मिनट पानी पी लेता हूं ना। इन उन्नत औजारों से कृषि कार्य को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ वनोन्मूलन यानी कि वन की कटाई। ठीक है, इतना बड़ा शब्द लिख दिया सर ने, ऐसा नहीं सोचना है। वन की कटाई को बढ़ावा मिला। कृषि का विकास हुआ, वनोन्मूलन हुआ और लकड़ी के कार्य किए गए, पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की बढ़ाई आया, ऐसा बोल सकते हैं। मृदभांड एवं अनाज भंडारण प्रारंभिक में क्या था, मृदभांड जो है हाथ से बनाए जाते थे, इस तरीके से हाथ से निर्मित किए जाते थे। बाद में कृषि और अधिशेष उत्पादन के कारण से, अतिरिक्त उत्पादन के कारण से, ठीक है, क्या हुआ, भोजन पकाने के लिए, संग्रहित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या बड़ी बर्तनों की क्या हुई, आवश्यकता हुई, मृदभांडों की क्या हुई, आवश्यकता पड़ी भाई। ठीक है, ये कह सकते हैं आवश्यकता हुई। इससे क्या हुआ, कुंभकारी प्रथा को क्या मिला, बढ़ावा मिला, और इसी डिमांड से कुंभकार के चाक के काव्य आविष्कार हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो आवश्यकता पड़ी और यहाँ आविष्कार हुआ। ठीक, अधिक चिकने, मजबूत एवं आकर्षक मृदभांड बनने लगे और अनाज भंडारण किया जाने लगा। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए मिट्टी के मटके तथा घास फूस की टोकरियों का क्या हुआ, उपयोग किया जाने लगा। तो इस तरीके से निर्माण हुआ, जो कि एक बड़ी प्रगति है नवपाषाण काल की। स्थायी ग्रामीण आवास एवं आवास का निर्माण हुआ, जनजीवन स्थायी जीवन का आवास हुआ। कृषि के विकास से मानव एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगा, कृषि के लिए बसने लगा। इस बात को समझे कि जब हम कृषि करेंगे तो छोड़ के तो नहीं चल देंगे उस जगह को,
वहीं पे बसना होगा भाई, क्योंकि फसल को आने में 6 महीने लगते हैं लगभग, तो देखना होगा, बसना होगा। तो ये बातें थी, ठीक। तो वहीं पे बसे, जिससे उपमहाद्वीप में प्रथम स्थायी ग्रामीण बस्तियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, विकास हुआ, ठीक। इनमें आपके मेहरगढ़ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मेहरगढ़ में देखने को मिलता है कि कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिले हैं और बहुकक्षीय आयताकार क्या है, मकान है। वहीं बुर्जहोम में गर्तावास, वहां पे शीत के ठंड के बचाव हेतु गर्तावास का निर्माण हुआ, अर्थात गड्ढे को खोद करके क्या बनाते थे, घर बनाते थे। मैंने सारी बातें की, वो रिपीट है बस। वस्त्र बुनाई एवं शिल्प कला का विकास हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। नवपाषाण काल में बड़ी प्रगति है। नवपाषाण काल में वस्त्र निर्माण एवं हस्तशिल्प का उल्लेखनीय विकास हुआ। कपास एवं ऊन के सूत कातने तथा वस्त्र बुनने की कला क्या हुई, विकसित हुई। मेहरगढ़ में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना, जिससे पता चलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए मोस्ट ही लिखता हूं ना, आप लोग समझ जाइएगा। पत्थर, हड्डी तथा शंख के मनके मिले हैं। आभूषण एवं अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाने लगी, जिससे शिल्प कला का क्या हुआ, विकास हुआ। ये जानकारी मिलती है, बड़ी बातें हैं। अब हम देखते हैं इसके किसे लेकर के, सीमाओं को लेकर के। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं भाई, स्लाइड खत्म हो गया। नवपाषाण काल के चरण में मैं अब सीमाओं की बात कर रहा हूं, तो सीमाओं को एक बार और पढ़ दूं कि समझ जाएंगे। धातु का ज्ञान का अभाव था एवं पत्थर के उपयोग की निर्भरता थी, पहला। दूसरा सीमा थी कि भौगोलिक विस्तार नहीं कर पाए वो लोग, और अर्थव्यवस्था क्या है, जीविका उपार्जन तक सीमित रही। और चौथा इसकी कमी है कि लेखन कला एवं लिपि का क्या था, अभाव था, ठीक है। चारों को पढ़ लिया। तो सबसे पहले देखते हैं, धातु ज्ञान का अभाव एवं पत्थर पर निर्भरता ही थी लोगों की। तो नवपाषाण काल की सीमाओं की बात करें, यद्यपि नवपाषाण काल मानव इतिहास में कृषि, पशुपालन एवं स्थायी ग्राम जीवन की शुरुआत का युग था, फिर भी इस काल में अनेक महत्वपूर्ण सीमाएं एवं चुनौतियां क्या थी, विद्यमान थी, ठीक है। मेंस में आप लिख सके इस हिसाब से बताता हूं। यहीं से स्टेट पीसीएस वाले आप लोग तैयारी करते चले जाइए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाते चले जाइए, देखते चले जाइए, ज्यादा अच्छा है। और नहीं है तो मैं खुद बना दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बना दूंगा या फिर यहीं बना के बता दूंगा। धातु का ज्ञान एवं अभाव था, ठीक है। और सिर्फ केवल किस में निर्भरता थी, पत्थर पे ही निर्भरता थी। पॉलिशदार पत्थर के औजार तो बने, लेकिन साथ ही साथ घने जंगल की कटाई इन औजारों से नहीं की जा सकती थी। ये देखिए, पत्थर से आप कैसे काटोगे। धातुओं का क्या था, अभाव था। तांबा नहीं था, कांसा नहीं था, लोहा का खोज नहीं था। इस कारण से नवपाषाण काल में कठोर भूमि की जुताई भी नहीं किया जा सकता था। जब लोहे की खोज हुई, देखिएगा आप लोग कनेक्ट कीजिएगा, लोहे की जब खोज हुई, लोहे की खोज जब हुई 1000 ईसा पूर्व में, ठीक, तभी जो है गंगा के मैदान की जो कठोर क्या है, जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, गंगा के मैदान, उसमें क्या हुई, जुताई प्रारंभ हुई, ठीक है, अन्यथा नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये समझ सकते हैं, देखिए, तो लोहे का खोज नहीं था, तो ये सारी कठिनाइयां थी, कमी थी, ठीक। तो इसी को मैंने बता दिया है, एक बार पढ़ देता हूं। नवपाषाण कालीन मानव मुख्यतः पॉलिशदार पत्थर के औजारों पर निर्भर था। तांबा, कांस्य एवं लोहे जैसी धातुओं का ज्ञान न होने के कारण घने जंगल की कटाई, कठोर भूमि की जुताई तथा बड़े निर्माण कार्य करना अत्यधिक कठिन थे। फलस्वरूप कृषि उत्पादन की क्षमता क्या रही, सीमित रही। कृषि का उत्पादन क्या रहा, सीमित रहा। भाई जुताई ही नहीं हो रही है तो कृषि का उत्पादन कहां से कर पाओगे ढंग से। जितना ज्यादा क्या होगा, जुतेगा खेत, जितना ज्यादा गड़ेगा उतने ज्यादा बीज अंदर जाएंगे, उसका जड़ अंदर जाएगा और पौधा उतना ज्यादा विकसित होगा, उतना ज्यादा उत्पादन देगा भाई। तो जब यही प्रॉब्लम परेशानी है तो क्या है ना, इसी कारण से अर्थव्यवस्था क्या रह गई, अर्थव्यवस्था भी क्या रह गई इस कारण से। अर्थव्यवस्था क्या रह गई, जीविकोपार्जन तक ही सीमित रह गई। अर्थव्यवस्था क्या नहीं हो पाई, बढ़ नहीं पाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये परेशानी रही, लिख सकें। भौगोलिक विस्तार की सीमाएं थी, भौगोलिक विस्तार ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि क्या था, बेसॉल्ट, स्लेट और डोलामाइट चट्टान मिलते थे, जिससे पॉलिशदार औजारों के निर्माण हेतु बेसॉल्ट, स्लेट
और डोलामाइट जैसी कठोर पत्थरों की आवश्यकता होती थी, तो मुख्यतः पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में क्या थे, उपलब्ध थे। इसलिए अधिकांश नवपाषाणकालीन बस्तियां कश्मीर में, दक्षिण भारत में एवं दक्कन के पठार में और पूर्वोत्तर पहाड़ियों तथा नदी घाटियों तक ही क्या रह गई, सीमित रह गई। घने वनोच्छादित जंगल, विशाल मैदानी क्षेत्र में उनका विस्तार अपेक्षाकृत क्या रहा, धीमा रहा। ठीक है ना। ये जो जंगल है उनको काटने में क्या थी, परेशानी थी, इसलिए क्या रह गया, धीमा रह गया। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं जो मैंने पढ़ी है, मैं खुद सिंपल करके लिख देता हूं ऐसे। अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन तक ही सीमित रही है। कृषि उत्पादन क्या है, मुख्यतः सीमित रहा, और इसी कृषि उत्पादन में क्या नहीं हुआ, अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ, यानी अतिरिक्त उत्पादन को हम अधिशेष उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो जब अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ, इसकी कमी थी, तो इसी अधिशेष उत्पादन से व्यापार नहीं हुआ, बढ़ावा नहीं मिला व्यापार को। श्रम विभाजन नहीं हुआ। श्रम विभाजन का मतलब कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम बढ़ाई हो तो ये काम करना, तुम आज से चाक के बर्तन बनाना और मैं बढ़ाई का काम करूंगा, या मैं कृषि ही करूंगा भाई, तुम ये सब काम करना। इस तरीके के श्रम विभाजन नहीं हो पाए, मतलब वृहद स्तर पे। ठीक है ना। साथ ही साथ विशिष्ट व्यवसाय का निर्माण नहीं हो पाया, और इसमें आपके बड़े नगरों के विकास क्या नहीं हो पाए, संभव नहीं हो पाए। तो ये सब कमियां थी। लेखन कला एवं लिपि का अभाव था। ठीक है, लेखन कला एवं लिपि का अभाव था। यहाँ पे कुछ स्लाइड डाल देता हूँ, एक सेकेंड। लेखन कला और लिपि का अभाव था, बाद में डालूंगा स्लाइड। एक्चुअली यहाँ पे देखिएगा, नवपाषाण काल में प्रगतिहासिक काल ही था, क्योंकि इसमें मानव की प्रगति हो रही थी, क्योंकि लिपि नहीं था ना। जहां पे लिपि नहीं है और जहां पे साहित्यिक स्रोत नहीं है तो प्रगतिहासिक काल है, मानव की प्रगति हो रही थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन कला, लिपि का विकास नहीं हुआ था। इतिहास मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों पर क्या है, आधारित है इसका इतिहास। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य, औजार को लेकर के मृतभांड और कृषि के साक्ष्य, आवास और अस्थियां मिली हैं, जिनके आधार पर ही इतिहास का निर्माण किया गया है। तो पश्चिम एशिया के बाद कांस्य युग के शहरीकरण के साथ लेखन प्रणाली का विकास हुआ, यानी कि जब कांस्य युगीन सभ्यता आई। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है, कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, तभी लिपि का विकास हुआ। भाव चित्रात्मक लिपि है कांस्य युगीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। बाद में नहीं था लिपि विपि, तो इतने देर तक नहीं था, जबकि नवपाषाण काल में स्वयं लिपिहीन क्या था, चरण था। ये एक बड़ी कमियां थी। ठीक है, शहरीकरण के बाद में ही लिपि का विकास हुआ है, तो एक बड़ी कमियां थी। ओके, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए अपने चैप्टर में। ठीक, तो तब तक के लिए लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद, जय भारत।